सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद, जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिंधु जल समझौते के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। चूंकि इतिहास आज हमारे सामने फिर से उठ खड़ा हुआ है और वर्तमान में एक करवटें ले रहा है, तो उसी इतिहास का एक प्रमुख पात्र है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि आज जीवंत हो चुका है। क्यों जीवंत हुआ है, इसके क्या मायने हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम इंडस वाटर ट्रीटी के सारे जो मायने हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुर्खियों में, न्यूज़ में, काफ़ी हेडलाइंस में आ रहा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी काफ़ी हेडलाइंस का एक सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। और ये जो जल समझौता है, ये काफ़ी दिनों से हमारे और हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के बीच में चला आ रहा था। लेकिन आज यही समझौता आज कहीं ना कहीं मतलब सबसे ज़्यादा सुर्खियां भी बटोर रहा है। और इस समझौते से और ऐसा होने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। और ऐसे बात नहीं है कि इस समझौते को विरुद्ध में जो आज हमने फैसला, जो कदम उठाया है भारतीय सरकार ने, इसमें हमें किसी प्रकार की खुशी है। ठीक है, इसमें हमें किसी भी की खुशी है। जो एक समय वंस सिंबल ऑफ कॉपरेशन नाउ बिकम्स ए लिवर ऑफ जस्टिस, मतलब एक समय जो ये समझौता एक सहयोग का, एक मैत्री भाव का ये एक सूचना था, मतलब एक चिन्ह हुआ करता था, आज ये उस लीवर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब समझिए कि उस तराजू को कंट्रोल कर रहा है, न्याय के तराजू पर ये इसे तौला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है और भारत को इतने कड़े कदम उठाने के लिए किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा है, पाकिस्तान पर इसके क्या मायने हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके इतिहास के बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जब हमने इतिहास के पन्नों को खंगारा ही है, तो क्यों ना इसकी शुरुआती से इस चीज़ों को और इसको वर्तमान तक हम लोग जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को आज के मतलब विश्व में, ठीक है, जब से ये समझौता हुआ है तब से इसे वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे कामयाब समझौते के रूप में देखा जाता है। और वो भी तब, ऐसा नहीं है कि एक समझौता जब होता है, हालांकि समझौता तो जाहिर सी बात है आप प्रतिद्वंदियों के बीच ही होगा, क्योंकि जहाँ पे मैत्री होती है वहाँ पे किसी प्रकार की समझौता की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम करती है। लेकिन दो कड़े राइवलरी, मतलब दो कड़े दुश्मन, एकदम चिट एक पट, आप समझ सकते हैं, दोनों के बीच जब इस तरह की ट्रीटी, वो भी इतनी कामयाब ट्रीटी रही हो, तो जाहिर सी बात है ये विश्व में एक मिसाल कायम करती है। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान बाकी सारी चीज़ें हमारे बीच तनावपूर्ण नहीं रही, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान काफ़ी तनाव रहा दोनों के देशों के बीच में, ताकि युद्ध स्तर पर हो या फिर आर्थिक स्तर पर हो, टेररिज्म के स्तर पर हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आज ट्रिगर किया है और भारतीय सरकार आज कहीं ना कहीं विवश है इतने कड़े कदम उठाने के लिए। और हमें भी लगता है कि आवाम को, देश की जनता को भी लगता है कहीं ना कहीं ये समय की भी मांग है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप खुद सक्षम है, खुद ताकतवर है, लेकिन आप किसी ऐसे देश के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए आप हमेशा उसे मतलब सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाला आपकी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। तो वही चीज़ें पाकिस्तान ने की है सिंस 60 दशकों में, जब से ये ट्रीटी हमारे बीच हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है। उसके बाद से समय समय पर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस समझौते को मतलब हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, और आज उसी चोट का नतीजा है कि हमने उनकी पूरी पानी ही रोकने का प्रयास किया है। ठीक है, अब यहाँ कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाले समय पर बताएगा। लेकिन आज का भारत वो 1960 वाला भारत तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिर्फ किसी न किसी इंटरनेशनल दबाव में या सिर्फ संधि में ही उलझ कर रह जाए। आज हम कड़े फैसले ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 8-10 सालों में हमने मतलब विश्व स्तर पर हमने अपनी वो छाप छोड़ी है, जिसके लिए आज भारत, और वही कारण है कि आज भारत ये कदम उठा पा रहा है। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी है और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी नदी है, उसकी जो सहायक नदी है, उसका जल के बंटवारे को लेकर ये मतलब संधि किया गया था कि आखिर
जब ये देश मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक सवाल उठा कि जो दोनों देशों के बीच जो ये नदियां जो होकर गुजर रही है, कुछ हिस्सा भारत में है पड़ रहा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आ रहा है, तो आखिर इसका कंट्रोल, इसका मतलब प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका मतलब मालिकाना हक किसके हाथों में जाएगा। तो इन्हीं सबके मतलब मद्देनजर ये संधि आती है 1960 में, ठीक है। और ये अभी तक नो डाउट आज तक कुछ दिनों पहले तक इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ द डिप्लोमेसी। मतलब आपने अपने मन के विभिन्न ग्रजेस को एक किनारे रखकर भी इस समझौते के मतलब साथ खड़ा रहा। ठीक उसी प्रकार आप किसी परिवार के सदस्य में देखिएगा, हालांकि यहाँ पर परिवार करना उचित नहीं होगा, सपोज दो पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों में लगातार आए दिनों कुछ छोटे छोटे चीज़ों को विवाद भी होते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से कोई एक समझदार भी होता है, कोई एक नासमझ भी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कुछ उसी सोसाइटी में कुछ बड़ा कुछ हो जाता है, कुछ कांड हो जाए, कुछ क्राइम हो जाए, तो सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी संधि रही हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ हम लगातार तनाव में घिरे रहे, ठीक है। उसने हमें कई मौकों पर तनाव देने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश करा, लेकिन उसके बावजूद हम इस ट्रीटी के साथ में रहे। लेकिन आज जब ये घड़ा, ये जो बूंद बूंद करके घड़ा बनता है, जब ये इन चीज़ों का घड़ा जब बढ़ चुका है, तब भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, ठीक है। और ये जब संधि हुई थी 1960 में हुई थी, ठीक है। 1960 में ये संधि होती है और उस समय 19 नवंबर 1960 को भारत के तत्कालीन और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। और इसमें जो मध्यस्थता यानी मीडिएटर की जो भूमिका निभाई थी, दैट वाज द वर्ल्ड, विश्व बैंक ने इसमें मीडिएटर का काम निभाया था। और इसमें यही फैसला लिया गया था कि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो जिनमें कि रवि, ब्यास और सतलज नदियां आती हैं, उसका कंट्रोल भारत लेगा, ठीक है। भारत लेगा, यानी उसकी पानी का जो इस्तेमाल है वो पूर्ण रूप से भारत करेगा। और वहीं जो पश्चिमोत्तर जो प्रभावित नदियां हैं, जिसमें कि वेस्टर्न रिवर्स जो आ जाते हैं, जैसे कि इंडस, चेनाब एंड झेलम, उन लोगों का जो पानी का एलोकेशन है पाकिस्तान के बच जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत को ये भी अलाउ किया गया कि आप जो वेस्टर्न रिवर है, जो कि आपकी जो पश्चिमी प्रभावित नदियां हैं, जैसे कि इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, इन तीनों नदी को आप लिमिटेड यूज भी कर सकते हैं इरिगेशन में विथ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। आप जैसे कि या फिर आप उसका इस्तेमाल अपने पावर जनरेशन के लिए भी, या फिर नेविगेशन के लिए भी, या फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, या फिर मछली उत्पादन के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि देखा जाए तो इस जो पूरी नदी, इस जो पूरा जो वाटर ट्रीटी है, इसका जो 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान को एलोकेट किया गया, समझ रहे हैं, पाकिस्तान के पास गया और भारत के पास सिर्फ 20% आया। तो इससे भी हमें उस समय की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एकमात्र सोर्स था, ठीक है। लेकिन वही कहते हैं कि आप अच्छाई कितना दिनों तक करोगे, कभी ना कभी सामने वाला यदि उस स्तर का आदमी नहीं होता है, कृतज्ञता की भाव उसमें नहीं रहती है, तो इस चीज़ों को ग्रांटेड ले लेता है। वो सोचता है कि अरे भैया हम तो कुछ भी करते रहेंगे और बाद में बच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें होते हुए, और इस दौरान 1960 से लेकर आज की जो तारीख है, जब इस संधि को हमने विराम किया है, मतलब 23 तारीख को, 23 अप्रैल 2025, यानी इन 65 सालों में 3 बड़े बड़े जो हमारे बीच जंगें भी हुई, चाहे वो 1965 का वार हो, 1961 या 1999 कारगिल जो अभी भी ताजा है में, इन सब वार के होने के बावजूद इस समझौते पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। तो ये भी बहुत अच्छी खूबसूरती थी, लेकिन इस खूबसूरती को ही मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने मजाक बना दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंडस नदियां हैं उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलज हो गई, ब्यास एंड रावी, जो कि भारत में प्रवेश कर रही है, इसका जो वाटर है हमारे पास एलोकेट किया गया है। लेकिन जो मैक्सिमम जो वाटर जो है, वॉल्यूम जो वाटर है, वो इन तीनों नदी में प्रभावित होती है, इंडस, झेलम, चेनाब, और ये पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अब इस दौरान काफी हमें चैलेंजेस भी आए। चैलेंज एक तो बार हुआ, दूसरा चैलेंज ये हुआ कि जब भारत ने बगलिहार नामक डैम बनाया, ठीक है, बांध बनाया चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, और किशन गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करी झेलम रिवर के ऊपर, ये जम्मू एंड कश्मीर में, तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस पर सवाल उठाया
ठीक है, कि पाकिस्तान इस मतलब भारत इस ट्रीटी का मतलब इस समझौते का मतलब उल्लंघन कर रहा है, वो इंटरनेशनली भी गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मतलब भारत ने इस समझौते को बरकरार रखना ही उचित समझा, ठीक है। समझौता एक तरफ से चलता रहा, लेकिन ये विवाद कहीं ना कहीं मतलब समय समय पर भारत के लिए उठ खड़ा हुआ। और इन तरह के समस्याओं का निदान करने के लिए जो इंडस वाटर ट्रीटी में उसके 3 उसके मतलब अंग हैं। एक है उसका परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है, डिस वन। दूसरा है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो कि उसका जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, वर्ल्ड बैंक करती है यदि इसकी आवश्यकता पड़ी तो। और यदि बहुत कुछ बड़ा मतलब डिस्प्यूट होता है तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चाहिए। मतलब ये अलग अलग लेवल पर ये काम करती है। यदि आपके ऑफिशियल्स पहले तो ये प्रयास होता है कि यदि कुछ भी विवाद है और दोनों कंट्रीज के बीच में है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, तो पहले जाएगा। जाहिर सी बात है, दो परिवारों के बीच कभी कुछ सुलह होता है, कुछ ये होता है, तो सबसे पहले परिवार के लोग ही मिलते हैं, फिर वो मुखिया के पास जाते हैं या फिर सरकार या ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन फर्स्ट लेवल पर है। दूसरा, इसके बाद भी चीजें नहीं होती है ठीक, तब फिर वर्ल्ड बैंक के हस्तक्षेप से न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का भी गठन किया जाता है, जो अनबायस रहेगी, वो किसी का पक्ष वो नहीं करेगी। अब इन सब चीजों पे भी मान लीजिए चीज नहीं बनती है और काफी बड़ा मामला बनता है, देन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपना मतलब कार्य करता है, ठीक है, फॉर मेजर डिस्प्यूट्स। अब इसके अलावा इस ट्रीटी के तहत समय समय पर जो रिवर का फ्लो है, कितना वाटर फ्लो कर रहा है, कितना हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हम इस पर निर्माणधीन है या फिर कार्यरत है, उसको लेकर भी डाटा एक्सचेंज करने को बात कही गई थी। हालांकि इस पर भी काफी सारी विवादें उत्पन्न हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भी समय पर जो निर्धारित समय है उसके हिसाब से डाटा का एक्सचेंज करना उचित नहीं समझा, ठीक है। दूसरा बात कि रेगुलर इंस्पेक्शन की भी आवश्यकता थी इस ट्रीटी की, समय समय पर इसका आकलन किया जाए कि इस ट्रीटी सही है कि नहीं आज के समय के हिसाब से, क्योंकि ये जब ट्रीटी बनी थी दैट वाज इन 1960, तो उस समय का जो परिवेश था वो दूसरा था, ठीक है। और इतने दिनों में 2025 में यानी 65 सालों में चको 6 दशक बरस गए, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री से आज हम हमारे 14वें प्रधानमंत्री पर आ पहुंचे हैं, तो इस दौरान काफी चीजें बदली हैं, तो इसीलिए रेगुलर इंस्पेक्शन की भी बात की गई थी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं समय पर चीजें नहीं हो रही थी। और जहां तक जो सर्वप्रथम जो 2 चीजें हैं जिसको लेकर पाकिस्तान मतलब काफी मतलब इवन वो परमानेंट इंडस कमीशन के पास भी गया था जिन चीजों के लिए, दैट वाज बगलिहार डैम एंड किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो बगलिहार डैम जो है, ठीक है, ये बगलिहार डैम जो है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही ये निर्माणाधीन है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में निर्माणाधीन है। और ये इंडस रिवर का जो एक ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है, दैट इज चेनाब रिवर पर यही है। तो इस पर सवाल उठाया था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए चेनाब नदी जो है, ठीक है, चेनाब नदी जो है, ये नदी जो है ये यहाँ पर है। तो यहाँ कहीं पर हमने इस चीज का निर्माण किया है और इस पर लेकर पाकिस्तान में विवाद किया कि वो ट्रीटी के अगेंस्ट में है, लेकिन उसके बावजूद जो इसका जो कार्य है वो रुका नहीं और ये अभी भी मतलब चलता आ रहा है, ठीक है। दूसरा, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी जम्मू एंड कश्मीर है, यानी दोनों जो प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं दैट वाज बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर में ही बनाए गए हैं। और ये क्या करता है कि ये जो किशनगंगा रिवर है ये भी एक सहायक नदी ही है, ठीक है, ये झेलम नदी की सहायक है। जैसे इंडस का तो सहायक नदी हो गया झेलम, इंडस की एक सहायक नदी है झेलम, और उसकी भी एक सहायक नदी है किशनगंगा, ठीक है। तो ये किशनगंगा नदी से झेलम में वाटर को ये भेजने का कार्य करता है। तो ये भी कश्मीर में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो प्रोजेक्ट है कश्मीर में है और इसी दोनों प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड ऑन दीज 2 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब बात यह होती है कि इतना सब कुछ चल रहा था, अभी तक विवादें जो उतनी सामने नहीं आ रही थी। जैसे मैंने आपके बारे डैम के सामने रखा, ये विवाद पहले से भी था, लेकिन काफी लोगों को, इवन मैक्सिमम लोगों को ये चीजें पता नहीं थी। लेकिन आज ये क्यों सुर्खियों में अपना नाम मतलब उकेड़ रही है, तो इसका कारण ये है क्योंकि
अभी तक तो हमने काफी सारे वार्स हुए, ठीक है, राजनीतिक तनाव हुआ, या फिर इतने मतलब सालों का जो हमारा विश्वास टूटता रहा, ठीक है, और उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कोट किया गया हमेशा एज ए सक्सेस स्टोरी ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन आखिर कब तक? कहीं ना कहीं हर चीज का एक दायरा होता है, कहीं ना कहीं हर चीज की बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, और इसी कारण से जो पहले का जो दृश्य था अब वो दृश्य बदल चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब से मतलब इस समझौते को हमने मतलब इस पर हस्ताक्षर किया दोनों मुल्क ने, पहली दफा ऐसा हुआ है कि समझौते को आज सस्पेंड किया गया है, ठीक है, सस्पेंशन किया गया है, निरस्त करने किया गया है। और ये किया गया है पहलगाम टेरर अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ, ठीक है, बैसारन वैली में हुआ, जो 22 अप्रैल जो घटी, जो काफी अमानवीय कृत्य को जो अंजाम दिया गया। उसके बाद ये चीजें जो पुरानी चीजें थी, जो पिछले का तनाव था, वो ट्रिगर कर गया। क्योंकि कई बार आपके भी जीवन में होता होगा कि आप किसी इंसान की या फिर कोई चीजें बहुत बर्दाश्त कर रहे होते हो, लेकिन कुछ घटना अचानक ऐसी व्यतीत हो जाती है, घट जाती है, जिसके आपका जो वो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, या फिर यूं कहीं कि आपका जो पूरा सारा भड़ास है वो निकल जाता है। तो वही चीज भारत ने भी करा है, क्योंकि भारत हम भी काफी चीजों को यहाँ पर मतलब लेकर चल रहे थे, मतलब बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब चीजें हमारे सर के ऊपर से चली गई तब हमने ये फैसला करा, ठीक है। और इंडिया ने पास्ट में भी कहा था, मतलब जब उरी का अटैक हुआ था उस समय भी कहा था कि जो पानी है और खून है एक साथ तो नहीं बह सकता, ठीक है, आपको किसी एक को तो बंद करना ही पड़ेगा। या पानी हम बंद करेंगे या तो आपको खून बंद करना, खून खराबा है आपको बंद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो स्टेटमेंट था, आज भारत उस पर पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को मजबूर हुआ है, ठीक है। और अभी हालिया में इस एक्ट के बाद, इस घटना के बाद, पहलगाम एक्ट के बाद भारत ने 5 जो मतलब काफी एग्रेसिव डिसीजन लिए हैं, ठीक है। पहली उसमें से सर्वप्रथम तो डिसीजन यही है इंडस वाटर ट्रीटी का, पहला डिसीजन तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी का। सेकंड उसमें डिसीजन आया है कि जो अटारी बॉर्डर पर जो भी ये जो एक्सचेंजेज होती हैं, जो भी परेड उरेड होती है, इसको बंद किया जाएगा, ठीक है। वीजा जितने भी पाकिस्तानियों का वीजा है, पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा हमने दिया है भारत सरकार ने, उस तरह के तुरंत उसको निरस्त किया जाएगा, ठीक है। उन्हें 48 घंटे का मोहलत दिया गया था। दूसरी बात, और एक डिसीजन लिया गया कि जो पाकिस्तानी जो नागरिक हैं, उन्हें 48 घंटों का मोहलत दिया गया कि वो भारत छोड़े और अपने मुल्क वापस को लौटे। और जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाक एम्बेसी इन इंडिया, यानी पाकिस्तान का जो राजदूतावास है, उसे भी डाउनसीज किया गया। बोला कि भारत में जो है उसे आप अपने वतन को लौटिए, ठीक है। तो इसमें से वन ऑफ द एग्रेसिव मूव है ये हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब सस्पेंशन। और इस एक्ट को, भारत के इस निर्णय को पाकिस्तान ने एक्ट वार घोषित किया गया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारत ने अपनी तरफ से वार छेड़ दी है। और इस पर जो पाकिस्तान के, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के जो पूर्व फॉर्मर वन ऑफ द मिनिस्टर हैं जज बिलावल भुट्टो, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत को धमकाने का प्रयास किया है कि या तो जल बहेगा, पानी बहेगा, या तो खून बहेगा, ठीक है। अब ये तो समय बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी जो एक गीदड़ धमकी से कभी वो चूकते नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो बिलावल भुट्टो ने भी यही कहने का प्रयास करा है। अब देखिए कि भारत जो कि हमेशा, आप देखिएगा भारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, भारत ने कई सारे आक्रमणें सही हैं, इसमें आपको इतिहास में हम पढ़ते आते हैं। लेकिन कभी भी भारत मतलब जब तक उस पर आक्रमण नहीं किया गया तब तक भारत ने अपने तरफ से हथियार नहीं उठाया है। भारत कभी भी अपने तरफ से पहले से किसी को जाकर, एक होता है ना, किसी को जाकर परेशान करना या बेमतलब की उंगली करना, वो भारत के फितरत में नहीं रही है। लेकिन आज क्या ऐसा हुआ कि भारत इतने कड़े डिसीजन लेने को मतलब जाना जा रहा है। तो कहावत है हिंदी में कि बूंद बूंद करके ही घड़ा बनता है, मैनी ए लिटिल मैक्स ए मिकल, ठीक है। बूंद बूंद कर ही घड़ा भरता है, ठीक है।
अब इसमें क्या हो रहा है कि पहली बात तो लीगल डिस्प्यूट जो पाकिस्तान के साथ जो चले आ रहे थे, पाकिस्तान ने जो हमारे जो प्रोडक्ट, एक तो बगलिहार एंड वन जी किशनगंगा पर जो सवाल उठाया, ठीक है। हालांकि भारत ने फिर भी ये कोशिश किया कि इसको बातों से, समझौते से हम इसको सॉल्व करें, लेकिन पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेबल नहीं रहा। दूसरा, इसने ट्रीटी के नाम पर अपनी चीज़ों को हथियार मतलब युक्त करने का प्रयास किया, टेररिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ठीक है। और इसी का एक नतीजा है कि समय समय पर उनकी तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियों में उनका जो सम्मिलित होना, ये सबूत के तौर पर हमें देखने को मिला। जिसमें से जैसे एक तो हमारा जो 28/11 का जो आतंकी हमला हुआ, ठीक है। दूसरा उरी 2016 में, ठीक है। ये 2008 में, ये 2019 में, 2016 में जब हमारे 14 वीर सैनिक मतलब असमय शहीद हो गए, पुलवामा में जब हमने 40 सीआरपीएफ जवानों को खोया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे विश्वास को मतलब तार तार कर दिया। मतलब और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम अब उसके समझौते के साथ में रहें। दूसरा, और भी कई समस्याएं आई, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट एंड वाटर चैलेंजेस आई कि भारत अब अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना चाहता था, अपने वाटर के रिसोर्स को और मैनेजमेंट करना चाहता था। और इसका मतलब ये कहता ही नहीं था कि भारत सिर्फ अपने लिए चाह रहा था, ये पाकिस्तान का भी कहना था कि आप भी इसमें मॉडिफिकेशन करिए, मतलब इस पूरे ट्रीटी को ही मॉडिफाई किया जाए समय के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक का जो रोल इसमें काफ़ी मतलब निराशाजनक रहा, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका एक मेडिएटर का रोल में है, ठीक है। यानी वो इसकी मध्यस्थता की भूमिका में है। और प्लस, लेकिन जो भी निर्णय वर्ल्ड बैंक के मतलब पक्ष में रहा कि नहीं अब आपको निर्णय लेना है, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो उसने निर्णय देने में देरी की, और दूसरा उसने जो कई बार पाकिस्तान फेवर भी किया, मतलब वो जिस संस्था को अनबायस होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बायस भी देखने को मिला। तो इन सब चीज़ों का जो एक ट्रिगर पॉइंट आकर आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन की बात भारत सरकार ने करी, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या भारत अकेले इतना सक्षम है, क्या इसके पास इतना पावर है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन बेसिकली यही होता है कि किसी ट्रीटी में यदि कोई है, जैसे आमतौर पर तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, दो राज्य, दो देश जो भी हो, तो जिसमें से यदि एक देश, सपोज भारत, उसमें से किसी चीज की बाध्यता को खत्म कर देता है, मान लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ नियम बनाई होंगी, कुछ बाध्यता बनाई होंगी कि नहीं आप दोनों को फॉलो करता है, लेकिन भारत क्या करेगा कि उनमें से कुछ बाध्यता को या फिर सारी बाध्यता को वो खत्म करने का निर्णय लेता है, ठीक है। अब इसमें अब मान लीजिए काफ़ी तरीकों से हो सकता है। एक, मान लीजिए मुझे वाटर डाटा शेयर करने की बात है, वो शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा, कि मुझे मान लीजिए बताया गया था कि मुझे मीटिंग को अटेंड करना है समय पर, मैं उस चीज़ से अपने हाथ खींचूंगा, ठीक है। और इवन वाटर यूसेज का जो पैटर्न है उसे भी बदलने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये एक तरह से सस्पेंशन में ही आता है, ठीक है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है, मतलब आसान तो नहीं, आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो ट्रीटी है ये कानूनी तौर पर वर्ल्ड बैंक से बंधी हुई है, और वर्ल्ड बैंक ही हमारा इसमें मेडिएटर का काम करता है। और आपको पता भी है कि वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट इसका वर्ल्ड बैंक का जो मतलब नीरस जो रवैया है भारत को लेकर, वो भी है इसमें। और दूसरा, यदि इस सस्पेंशन को पूरी तरह से निरस्त करना है तो इसके लिए काफ़ी हमें एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए मतलब जाना पड़ेगा, दैट इज इंटरनेशनल लॉ, दैट इज वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज। तब जाकर हम इस चीज़ को पूरी तरह से मतलब निरस्त कर सकेंगे, ठीक है। और दूसरा, हालांकि भारत ट्रीटी को बिना ब्रीच किए हुए, बिना सस्पेंशन किए हुए अपने ईस्टर्न रिवर के राइट को वो और मैक्सिमाइज कर सकता है। मतलब जो उसको ईस्टर्न रिवर में जो भी उसको जो राइट्स जो मिले हैं, जो कि पूर्ववर्ती नदियां में जो उसको मिले हैं, जैसे रावी, ब्यास एंड सतलज, इसमें जो भी उसको राइट मिले हैं, इस राइट्स को, अधिकारों को वो बढ़ा सकता है। अब लेकिन इसके बावजूद जो हमारे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है 25 अप्रैल का, ठीक है। इसमें हमारे जो जल शक्ति जो मिनिस्टर है CR पाटिल ने, ठीक है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि भारत 3 स्तर पर इस चीज़ों को, पानी को रोकने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुका है, और हम इस पर गवर्नमेंट जो भारतीय सरकार है इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर कई सारे कदम उठाएंगी कि
नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर गोज टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न ये हो सकती है, क्योंकि भारत जो अभी तक क्या कर रहा था कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दे रहा था। ठीक है, ये सपोज है, इधर हमारा भारत है, इधर हमारा पाकिस्तान है, तो 80% जब पाकिस्तान में जब पानी जा रहा था और हमारे पास सिर्फ 20% आ रहा था, तो हमारे पास 20% वाटर को ही रोकने के लायक हमारे पास सिस्टम है। लेकिन 80% के लिए हमने सिर्फ पैटर्न बना दिया है कि हमें इस पानी को पाकिस्तान में भेजना है, पाकिस्तान अब इसको रोके या जो करना है वो करे। तो अब जब इस वाटर को जब हम रोक देंगे, अब इस वाटर को जनरली फ्लो करने के लिए बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इस वाटर को एक जगह रोकने के लिए मतलब समस्या उत्पन्न होगी। अब इस रोकने के लिए हमें सर्वप्रथम या तो हम डैम बनाएं, दूसरा इसका एक वेल पैटर्न हम इसे डाइवर्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब जो हम पाकिस्तान नदी जो भेज रहे थे, जिस नदियों का पानी, उसको हम एक ठोस रास्ता बनाए कि उसे हम अपने देश में ही उससे हम डाइवर्ट कर लें। ठीक है, तो ये जो कैनाल, ये कैनाल के थ्रू हो सकता है या फिर और भी जो मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स के थ्रू हो सकता है, ये तो भारत सरकार करेगी। तो ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार अब यहाँ पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाती है। ठीक है, अब चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी जैसा हमने आपको बताया कि इट गवर्न्स अबाउट 80% ऑफ वाटर टू द पाकिस्तान। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो वाटर यदि 80% पाकिस्तान जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब वो बंद हो जाएगी तो पाकिस्तान को तो इसका इम्पैक्ट न चाहते हुए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इवन वो उसके जो एग्रीकल्चर है, उनकी जो कृषि है, अर्थव्यवस्था है, या फिर उनकी ऊर्जा है, या फिर इवन राजनीतिक जो स्थिरता है, उसको भी वो पूरी तरह से डेंजरसली मतलब उसको डिवास्टेटेड करेगा, उसको अटैक करेगा, उससे क्षतिग्रस्त करने का कार्य करेगा। और ये कैसे करेगा, ये आप समझ सकते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, ये वहाँ के जो कृषि व्यवस्था है, चूंकि पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान ही देश है। ठीक है, जैसे भारत है उसी तरह पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान का जो 90% जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडस रिवर सिस्टम पर ही निर्भर है। तो जब हमने वाटर को ही रोक दिया तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर वो तो खत्म हो जाएगा। अब जब एग्रीकल्चर खत्म होगा, वहाँ के वाटर शॉर्टेज, ड्रिंकिंग, जो वहाँ के जो देशवासी हैं, वहाँ के जो आवाम है, जो वहाँ की जनता है, उनके लिए पीने का पानी का समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, इरिगेशन प्रॉब्लम तो होना ही है, और अल्टीमेटली जिससे उनका जो फसल उत्पादन है वो पूरी तरह से, मतलब हल्की तरह से नहीं, पूरी तरह से नस्तानाबूद हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 20% एग्रीकल्चर पर निर्भर है, 38% जो वहाँ की जो जनता है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और एग्रीकल्चर में पानी का कितना अहम रोल है ये हम भी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर उन्हें डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है पानी का काम सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, वहाँ की जो बिजली उत्पादन में भी इसका योगदान है। जैसे कि हमने किशनगंगा या बगलिहार प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक उसी प्रकार से उनका भी जो हाइड्रो पावर जो है, स्पेशली जो मंगला और टरबेला नामक जो नदियां हैं, ये इंडस मतलब जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इस पर उनका जो हाइड्रो पावर है ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है पहले तो आपका एक कृषि गया, कृषि से आपका भोजन गया, और आपका फिर बिजली चला जाएगा। ठीक है, और अंततः इससे जो दोनों देशों के बीच जो कि एक सैन्य तनाव भी उत्पन्न होगा। अब जब कोई भी देश जब युद्ध में घुसती है, वार में घुसती है, तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था पे भी चोट पहुंचती है। ठीक है, कोई सक्षम देश है तो कहीं ना कहीं उसे उतनी हानि नहीं होगी या उतना विद द टाइम बिंग उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो देश ऑलरेडी कर्ज पर है, ठीक है, ऑलरेडी एक कटोरा लेके मतलब जैसी स्थिति हो चुकी है, और वो स्थिति जिसके लिए खाने के लिए उसके मतलब निर्भर है, अब उन चीजों पर हम पाबंदी कर देंगे, उसके बाद हम उसे युद्ध में भी मतलब ये करेंगे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो पूरी रीढ़ की हड्डी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डीपली इंपैक्टेड फ्रॉम दिस सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, यह हमें समझ चुके हैं। दूसरा, अब चूंकि अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमने सब कुछ देखा, इसका इतिहास जाना, इसमें कौन कौन सी नदियों का योगदान है। ठीक है, लेकिन अब तक जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ठीक है, आज के युग में जब जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से उभर रहा है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी इसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल थी, जो कि इट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष के ऊपर सहयोग का एक जीता जाता मिसाल थी। लेकिन कल तक थी, ये आज को नहीं है। ठीक है, और
और ये हमेशा याद दिलाता था हमें कि कैसे दो प्रतिद्वंदी भी अच्छे कार्य के लिए आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने समय समय पर जब हमें हमारी इसी अच्छी प्रवृत्ति का फायदा उठाया, नकारात्मक रूप से फायदा उठाया, तो आज भारत यह कड़ा कदम ले रहा है। ठीक है, 3 वार्स हमने इसमें सही, इसके अलावा समय समय पर उनका जो अटैक जो हमारे भारत के अंदर हुआ, ये इन सभी चीज़ों का समावेश के रूप में आज हमें इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के रूप में देखा जा रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक माध्यम था सर्वाइवल का, पीस का और पावर का। और ये तीनों चीज़ें अब पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मतलब एक नासूर बन सकती है। सो ऑन ए हैवी नोट नाउ, right now I am going to end this video class, ठीक है। So I am now signing off। लेकिन इतना उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे जो हर एक मायने हैं, ठीक है, इसका इतिहास से लेकर इसका वर्तमान परिदृश्य समझ में आ गया होगा, और क्यों कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों देशों के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, सो हम मिलेंगे किसी अगले क्लास में और भी चर्चा करेंगे इन ऐसे ही किसी सूर्यों को लेकर। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जोहार।